औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को, हाज़रीन को, सामईन को सैयद नबीतुल हक़ फूलू भाई की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। और तमाम दोस्तों को खुसूसन जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी खुशकिस्मती, मैं आज अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ तशरीफ़ फरमा आए यहाँ पर। जाना तो मुझे किसी और साइड पे था आज आपसे, मामला जो मैंने आपको समझाने थे या वो मामला जो आपसे डिस्कस करने थे वो मैंने कुछ और करने थे। लेकिन मैं अपने आप को भी खुशकिस्मत समझता हूँ और तमाम जो लोग इसको देख रहे हैं, इन मामलात को सुन रहे हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो इन वीडियोस को चेक कर रहे हैं, वो भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शाहजहां साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा यहाँ मौजूद हैं। अब इनके सामने लब कुशाई करना वो कोई मेरे लिए इतना मुनासिब नहीं है। मेरे उस्ताद कहते हैं ये वो इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन से मैंने सब कुछ सीखा है और मैंने आज तक जितनी भी मेरी एफ़र्ट्स हैं या जो भी मैंने इसमें मामलात डाले हैं और जो मेरी अपनी ज़ाती रिसर्च भी है और जहाँ तक मैंने इसको हो सका मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर लेके आगे चलने का, जो कुछ भी सीखा मैंने इस इंस्टीट्यूशन से सीखा है, अपने उस्ताद मोहतरम से सीखा है। अब इनके सामने बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना वो मेरे लिए मुनासिब नहीं है। तो मैं तमाम मामला ये इत्तफाक से आज मेरे पास मौजूद हैं, सारा मैं अपने उस्ताद मोहतरम की तरफ जनाब शाहजहां साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों, बच्चों, भाइयों, बहनों, सबको मेरा सलाम। आज इत्तफाक से बड़े अरसे के बाद मुन्नू भाई से, मेरे नवीद साहब से मेरी मुलाकात हुई तो इनके बेहद असरार पे मैं आपके सामने हूँ। वरना मैं ये वीडियो दूसरा ये नेट वगैरह इसको लाइक नहीं करता, मगर इन्होंने कहा कि नहीं, आजकल के जो ख़ासकर यंगस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा शिकार के क्रेज़ी हैं, मगर बेहद तकलीफ़ उठाते हैं, ख्वारी उठाते हैं और उनको कोई सही गाइड करने वाला नहीं। तो मैंने कहा चले, अगर मेरी वजह से कुछ लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। सबसे पहली बात तो ये, शिकार एक स्पोर्ट्स है, हम इसे स्पोर्ट्स के ज़ाविये से देखें, ना कि इसको वो एक्साइटेड अपने जहन पे सवार कर लें। आप फी ज़माना आप इसको जस्ट लाइक आप समझें कि स्पोर्ट्स है और समझें कि आपकी तफरी है। अब इसमें मेन फैक्टर है इसकी बेसिक। लोग बेसिक नहीं सीखते, दरख्त की जड़ को नहीं पकड़ते बल्कि ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो मुसलसल ख्वारी और नाकामी का शिकार होते हैं। जब आप घर से निकलें, भले आपके पास किसी किस्म का भी चारा है, इसमें चारा भी एक फैक्टर है, मगर इसमें लक और स्ट्रगल ये मेन फैक्टर है। जब आप घर से निकलें और किसी भी इलाके में आप दरिया पे, डैम पे, स्मॉल डैम पे, बड़े डैम पे जाएं, तो सबसे पहले आप कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंचें, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब सुबह सादिक का टाइम हो उस टाइम आप पहुंच जाएं। और अब सपोज आप किसी नई जगह पे चले गए हैं, आपको उसके मुतालिक सुना और आप वहाँ पहुँच गए तो फलानी जगह शिकार हो रहा है। अब आप वहाँ चले गए, अब आपको ना स्पॉट का पता, ना उस वहाँ के मछली के बिहेवियर का पता है। तो सबसे पहले मेरे भाई आपने क्या करना है कि आपने वेट करना है, जल्दबाजी में जाके वो चारा नहीं लगा देना। और उसके बाद सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि एक राड निकालना है, उसके साथ उसी तरह अपना कांटा वेट बांध के जिस स्पॉट पे आपने शिकार खेलना वहाँ पे उसको जितनी आपकी थ्रो है चिरई के मुताबिक, जहाँ आपने चिरई फेंकनी है थ्रो भी उतनी फेंके उस पानी में, और चेक करें, अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि इसकी डेप्थ कितनी है। अगर तो वो पानी 7-8 फुट तक है तो इट्स मीन कि ये पानी मुनासिब है शिकार के लिए। मगर इसमें भी दो फैक्टर हैं, एक है विंटर का और एक है समर का। गर्मियों के शिकार के लिए 7-8 फुट पानी बहुत अच्छा पानी है, और सर्दी के शिकार के लिए 8 से 12 फुट तक पानी बेहतरीन पानी है। अब रहा सवाल के जब आपने देख लिया, उसके बाद आपने चेक ये करना है, राड को 2-4 दफ़ा फेंक के कि वहाँ पे कोई अड़ा तो नहीं है। खुदा न करे आप चारा लगा दें
और उसके बाद जब आप डोरे फेंकनी शुरू करें तो मालूम होगा आपकी डोरी नहीं वापस आ रही, तो वो ज़्यादा ज़हनी टेंशन बन जाएगी आपके लिए। जब आपकी तसल्ली हो जाए कि जगह साफ़ है, बिल्कुल ओके है, उसके बाद आप वहाँ पे चारा लगाएं। और चारा लगाते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि चारा आपने कोशिश करें कि एक ही जगह पे फेंकें। लोग इसको इधर उधर 2 गोले इधर लगा दिए, 2 उधर लगा दिए, 2 उधर लगा दिए, ये चारे की कोई थ्योरी नहीं है। चारे की थ्योरी ये होती है कि आप एक दफ़ा चारा फेंकें। और आपको आज एक बात और मैं मजे की बता दूँ, आपने कभी मदारी देखी? मदारी वाला वो जब डुगडुगी बजाता है तो पहले छोटे बच्चे आते हैं, उसके बाद लड़के आते हैं, उसके बाद यंगस्टर आते हैं, उसके बाद बूढ़े हम जैसे भी आ जाते हैं। तो असल में चारे का मेन मकसद ये होता है कि आपने वहाँ पे मजमा इकट्ठा करना है। अच्छा, अब क्या होता है जी कि सपोज आपने चारा लगाया, आप वेट करें। चारा लगाने के फ़ौरन बाद आपने राड नहीं कास्ट करना है, क्योंकि जब आप चारा लगाने के बाद वेट कास्ट करेंगे तो पानी में शोर पैदा होता है, क्योंकि हम वेट चारा भी लगाते हैं तो वो शोर की वजह से मैं भी आने वाली मछली भी डिस्टर्ब होकर हट जाए। आपने चारा लगा के 1-आधा घंटा, खासकर गर्मी में 1 घंटा और सर्दी में 2-3 घंटे वेट करना है। फिर आपने जहाँ पे चारा लगाया वहाँ पे आप निगाह रखें कि भाई क्या मूवमेंट है वहाँ पे। अगर तो आपके चारे पे चिलवा खेल रहा है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, इट्स मीन कि इसमें आप बड़ी मछली की भी आमद है। और उसके बाद फिर आप देखें कि मछली आपके चारे पे उल्टी सीधी या खेल रही है, तो ये इस बात की निशानी है कि मछली आपके चारे पे और स्पॉट पे आ चुकी है। अब आपने अपना जो भी आटा, केचुआ, वेट चारा, जो भी वेट्स हैं आपके, वो एक एक करके लगाने शुरू कर दें। और सपोज अगर आपने राड लगा दी है और आप देख रहे हैं कि आपको छोटी चाल हो रही है, तो इससे घबराना नहीं है। अगर आपको तलापिया लग जाता है या कोई बाम लग जाता है, कलबांस लग जाती, तोरकी लग जाती, ये इस बात की निशानी है कि आपको बड़ी मछली ज़रूर लगेगी। तो अगर छोटी चालें ज़्यादा है और आपके पास में केचुए में कोई ऐसा चारा कि जिसका ज़ाया होने का ज़्यादा अंदेशा है, तो आप 6 राड की जगह 3 निकाल लें, 3 लगे रहें और उन पर मुसलसल मेहनत करें, स्ट्रगल करें, खेलें। तो जूं ही बड़ी मछली लगनी शुरू होगी तो जो बाकी आपका 3 आड़ा वो भी वहाँ फेंक दें। और सबसे बड़ी बात कि जब मछली चारे पे आ जाए तो उस टाइम आपने घबराना नहीं है। बाद लोग पहला दाना लगता है, सबसे बड़ा फैक्टर ये कि जो पहला दाना लगे उसे बड़ी एहतियात से निकालना है। खुदा ना करे बड़ा दाना दरमियान से टूट जाए तो ट्रबल आई है, और खुदा ना खास्ता वो नज़दीक आके वो टूटे तो बुलेट की तरह वापस जाता है। तो जो मछली ताज़ा बताज़ा चढ़ी हुई होती है वो भी रिटर्न हो जाती है, फिर आपके पास कुछ नहीं आएगा। तो इस बात का ख़ास एहतमाम कर रहा। और सबसे बड़ी बात, जब मछली चारे पे लग जाए तो आपको बिल्कुल हाजिर दिमाग होकर स्ट्रगल करनी है। अब आपको दाना लग गया, कभी आप दाएं फेर रहे हैं, बाएं फेर रहे हैं, डोरों में उलझा रहे हैं, इस वक्त को ज़ाया नहीं करना। मिसाल इस तरह मैं दे सकता हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि इन 30 मिनटों में 15 एक कैचेस तो लाजमी करूँ। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हाजिर दिमाग। और सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा दाना, बड़ा दाना आपके कमज़ोर हथियार पे लगेगा। मिसाल आपकी गरारी ख़राब है, आपका राड ख़राब है, किसी आपकी लाइन ख़राब है, तो उस पर दाना लगता है, तो उससे भी नहीं घबराना। जो मेरा कहने का मेन मकसद है कि आपने वो जब मछली चढ़ती है तो वो शदीद इज़्तिराब में होती है। अगर आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, एक दाना निकालने में आधा घंटा लगा दें, कभी इधर लाइनों में फंसा दें, कभी लैंडिंग नेट डाल दें, तो एहतमाल यही है कि बाकी मछलियाँ आपका स्पॉट छोड़ के दूसरी जगहों पे शिफ्ट हो जाएगी। तो कोशिश करें कि अच्छा लैंडिंग नेट रखा हो, हाजिर दिमागी के साथ आप शिकार खेलें। और चारा जब मछली चारे पे चढ़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैचेस, जितने आप ज़्यादा कैचेस करेंगे उतनी आपकी तादाद बढ़ेगी। उम्मीद है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मज़ीद आपके साथ तबादला ख्याल होगा। शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, आपने उस्ताद जी की बातें बड़े गौर से सुनी भी होंगी और उसको गौर से दोबारा सुनिएगा भी। देखिए, बड़ी अहमियत वाली हामिल जो चीज़ है वो ये समझना है कि आपने शिकार से मतलब जो आपकी प्राइमरी है ना, प्राइमरी क्या है आपकी, आपका चारा सेकेंडरी है, आपकी प्राइमरी है। यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन से स्पॉट का इंतखाब करना है, क्यों करना है। उस्ताद जी ने बड़ी डिटेल में समझाया आपको कि आपने पहली प्रैक्टिस क्या करनी है कि जाते साथ ही आपने एक रॉड निकालना है, उस रॉड के साथ वेट और आपने हुक अपना बांधना है,
आपने उसकी डेप्थ की मेजरमेंट करनी है, आपने उस सरफेस को भी चेक करना है कि कहीं वहाँ पे अड़ा तो नहीं है। अच्छा, फिर आपको उन्होंने ये भी बता दिया कि आपने तमाम मामलात को टैकल कैसे करना है वहाँ पे। देखें, जो हम लोगों ने पढ़ा है ना जहाँ पर, और जो पुराने लोगों की जो एक रिसर्च मौजूद है, और ख़ास तौर पर क्योंकि आजकल के जितने भी फॉलोवर्स हैं वो सारे के सारे देखते हैं यूरोपियन टीवी वगैरह को, यूरोपियंस उनको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं। अब अगर वहाँ पे भी आप इसको रिसर्च करोगे ना, 3 टाइप ऑफ फिशिंग आर टेलिंग देयर, वो 3 तरह की खिलाड़ी होती है। अच्छा, वो उनकी जो 3 तरह की फिशिंग है वो है क्या? एक है बैड फिशिंग, एक है गुड फिशिंग, एक है एक्सीलेंट फिशिंग। अब तीनों की डेफिनेशन भी मुख्तलिफ है, जिसको उस्ताद जी ने आसान ज़बान में आपको समझा दिया। वो बैड फिशिंग कौन सी है? वो बैड फिशिंग है आपकी 4 से 5 फीट के अंदर, यानी कि वो आप वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप बस सिर्फ अपनी ठरक पूरी कर रहे हो आम लफ्ज़ों में। गुड फिशिंग 7 से 8 फुट, ये बेस्ट, मतलब ये आपके लिए है कि आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो। एक्सीलेंट फिशिंग, जहाँ से उस्ताद जी ने आपको समझाया कि बड़े दाने कैसे लगेंगे, वो आपकी 12 से 15 फीट जोन सी है। और फिर आपको टेम्परेचर का भी बता दिया इन्होंने कि सर्दियों में आपने क्या इस्तेमाल करना है और गर्मियों में आपके मामलात क्या होंगे, आपने किस तरीके से जो सा सारे मामलात को देखना है, पानी की डेप्थ को किस तरह देखना है, बाकी चीज़ों को कैसे देखना है। देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। ये मौजू ऐसा है कि अगर एक रात पूरी बैठ के भी इसके ऊपर डिस्कस किया जाए और आपको सारी चीज़ें बता दी जाएँ तो शायद समझ में ना आए। इसीलिए हमने इसको मुख्तलिफ एपिसोड्स के अंदर काम किया है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो डाइजेस्ट हो सकें, जो आदमी के दिमाग में बैठ सकें, जिससे आदमी कुछ सीख सके। ये ना हो कि एक लेक्चर दिया, मामलात ख़त्म किए और वो गए, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि नौजवान नस्ल को जो न्यू इंडक्ट हुआ है इसके अंदर, उसको कैसे, क्योंकि देखें सबसे बड़ा इस वक्त मुश्किल काम ये है, उस्तादा की बड़ी कमी है। मैं बार बार कहता हूँ, देखिए बच्चे को भी स्कूल दाखिल कराना हो ना, जब आप दाखिल कराते हैं बच्चे को प्रेम्प में या प्ले ग्रुप के अंदर, तो वहाँ बाप भी माँ बाप की जो पहली ख्वाहिश ये होती है कि उस स्कूल में दाखिल करवाना है जहाँ पे टीचर बहुत अच्छी, उस्तादा बहुत अच्छी, क्योंकि हर आदमी अपने बच्चे का फ्यूचर सेफ देखना चाहता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, बग़ैर उस्ताद के आप नामुकम्मल हो। मेरी ज़ात भी नामुकम्मल है अगर मैं उस्ताद ना हो, मेरे उस्ताद ना होते। हाँ, पढ़ने के हिसाब से शायद मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया होता, लेकिन सीख कुछ ना सकता। तो मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ मामलात किए, इस इंस्टीट्यूशन से सीखे, इस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ। इनके साथ जा जा के प्रैक्टिकल कर कर के फिर इस नौबत तक, इस मुकाम तक आए हैं। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को खुश व खुरम रखे, रब करीम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस को एंड करने से पहले आज इत्तफाक से हम बैठे हुए हैं, हमारे बहुत से दोस्त, और ये ईद का मौका है, बहुत से साथी हमारे इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं, जिसमें नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, और बड़े इंस्टीट्यूशंस भी थे, पुराने बुज़ुर्ग, जिनकी वजह से आज ये मामलात चल रहे हैं और एंगलिंग के अंदर लोगों की धड़ाधड़ आमद हो रही है। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम बैठे हुए हैं तो आप भी हमारे साथ मिल के दुआ कीजिए उनके लिए, ताकि इसाले सवाब पहुँचा सकें उनको। और ये मौका ऐसा है कि बार बार ये मौके नहीं आते, तो इस मौके पर खुसूसन उन्हें याद रखना। हम बड़ी ज़्यादती करेंगे कि अगर उनको याद नहीं रखेंगे। तो मेरे साथ मिल के पढ़िएगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबुन नार व किना अज़ाबुल कब्र व किना अज़ाबुल हश्र व किना अज़ाबुल जहन्नम व किना अज़ाबुल मीज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन
व अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। ए परवरदिगार, जो कुछ हमने ये पढ़ा, जो कुछ आयात बैयनात तो हमने पढ़ी, मेरे मौला अगर इसके पढ़ने में कोई गलती गुस्ताखी कोताही मुझसे सरजद हुई हो, रब करीम अपने रहम और करम के सदक़े माफ़ फरमाना। रब करीम इसका सवाब तो हम ख़ास तौर पर वो साहिबान जो इस दुनिया से रहलत फरमा गए, जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन भी थे वो, और उन्होंने ही बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझाई बताई और आगे मामलात को चलाया और इस खेल के हुस्न को दुबाला किया। हम उनकी मग़फ़िरत के लिए इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं। मेरे मौला इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और उनके मकामात दर्जात में बुलंदी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप अपने पिछलों को याद नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको भी कोई याद नहीं करेगा। ये निज़ाम इसी तरह चल रहा है दुनिया का, ये चलता चला जाएगा। लेकिन ये रवायतें पैदा करनी पड़ेंगी कि आप अपने असलाफ को ज़रूर याद रखें, और जो कौमें अपने लोगों को भूल जाती हैं वो हमेशा खसारे में जाती हैं। और इसमें अगर तरक्की करनी है और स्पोर्ट्स को हमने वाकई स्पोर्ट्स के दर्जे में ला के खड़ा करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें, अपने बच्चों से शफ़क़त के साथ पेश आएँ, और जो जो मालूमात आप तक आ रही हैं और जो जो मालूमात आप तक हैं उसको सही ईमानदारी के साथ लोगों तक मुंतकिल करें। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अपने आपके घर और अहल खाना को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।